वे नदियां जो आपके जीवन को पालती हैं, जो आपके जीवन का आधार हैं, क्या वो मां नहीं है? क्या वो माता नहीं है? क्या हमें अपनी नदियों को बचाना नहीं चाहिए? भारत के संदर्भ में प्रायः यह कहा जाता रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, या भारतीय हमेशा जो भी बातें कहते हैं उनका कोई आधार नहीं होता, वो कुछ किस्से कहानियां होते हैं और किस्से कहानियों के सहारे वो अपनी इधर उधर की बातें कहते हैं। पर ऐसा नहीं है। भारत यात्रा के इस प्रक्रम के दौरान आइए आज हम बातें करते हैं भारत की नदियों के बारे में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भारत के नदियों के बारे में आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन आज जिस नदी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह नदी है माता नर्मदा, मां नर्मदा। आप याद रखिए, मां नर्मदा ने कभी विवाह नहीं किया। अब आप कहेंगे नदी और विवाह, यही तो बात है। भारत ने पर्यावरण को, भारत ने पर्यावरण के घटकों को कभी भी मृत नहीं माना। भारत के विद्वानों ने, मनीषियों ने पर्यावरण के हर एक घटक को जीवित माना है और इसके द्वारा मानव और पर्यावरण के संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। नदियां भारत रूपी राष्ट्र की जीवन रेखा रही हैं, भारत की जीवन दायिनी रही हैं। हमारे आपके शरीर में जिस तरह से रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए शिराएं और धमनियां हैं, उसी तरह किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में नदियां पाई जाती हैं और ये जीवन रेखाएं भी शिराओं और धमनियों की तरह कार्य करती हैं। और जिस तरह से शिराएं और धमनियां रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करती हैं, उसी तरह से नदियां जल परिसंचरण तंत्र को सुनिश्चित करती हैं, जो किसी भी राष्ट्र के जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हम आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कोई भी चीज समझाऊं कि कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, या मैं यह समझाऊं कि कुछ भ्रंश घाटी होती है, तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। आप ही क्यों, पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी बहुत सारे पक्षों को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन जब भारत के विद्वानों को, भारत के ऋषियों को, सामान्य जनता को कोई यह बात समझानी हुई है, तो उन्होंने इसे कथानक के रूप में समझाया है। उन्होंने इसे ऐसे रूप में समझाया है जिससे जनमानस न सिर्फ उसके मूल भाव को ग्रहण कर सके, बल्कि उनके साथ अपने आत्मीय रिश्तों को भी सुनिश्चित कर ले। आपको क्या लगता है कि आज जितनी पर्यावरणीय समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो पर्यावरणीय समस्याएं क्या केवल सरकार के नियमों द्वारा, सरकार की नीतियों द्वारा हल की जा सकती हैं? सर्दियों के मौसम में हमारे महानगर दिल्ली जैसी राजधानी स्मॉग के चादर में लिपट जाती है। वह वायु जिसको श्वास में लेने पर जीवन मिलता है, वही आपका जीवन ले सकती है। क्या सरकार के पास नीतियां नहीं हैं? हैं। क्या हम विज्ञान के रूप में इतने आगे नहीं बढ़ गए हैं कि हम प्रदूषण को कम कर सकें? बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी यह प्रदूषण कम क्यों नहीं होता? यह इसलिए कम नहीं होता क्योंकि मानव ने पर्यावरण से अपने प्राकृतिक रिश्तों को तोड़ लिया है। याद रखिए, नीतियों से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो हमारी आपकी नीयत से होगा। जब तक हमारी नीयत नहीं ठीक है, जब तक हम पर्यावरण को अपने ही समान समझकर बेहतर संबंधों का निर्वहन नहीं करते, तब तक आप किसी भी पर्यावरणीय समस्या का हल निकाल ही नहीं सकते। तो मैं आपसे बात कर रहा था माता नर्मदा की। माता नर्मदा की विशेषता क्या है? आइए पहले विशेषता समझ ले, फिर हम समझते हैं
कि इसको हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने एक कथानक के माध्यम से कैसे समझाया। मध्य प्रदेश में एक जगह है मैकाल। मैकाल पहाड़ी है, मैकाल पर्वत है। वहां पर एक पहाड़ी है अमरकंटक। अमरकंटक को भारतीय साहित्य में तीर्थराज कहा गया है और माता नर्मदा उसी अमरकंटक से निकलती हैं और माता नर्मदा निकलकर, अमरकंटक से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि वहां की सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। वहीं दो नदियां ऐसी हैं जो ढाल के विपरीत जाती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। एक माता नर्मदा है तो याद रखिए, दूसरी उनकी सहेली तापी या ताप्ती नदी है। माता नर्मदा के ठीक विपरीत दिशा में एक नदी और जाती है जिसे कहा जाता है सोन नदी। माता नर्मदा और ताप्ती नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, वो एक विशेष प्रकार की संरचना में बहती हैं और उस संरचना को कहा जाता है भ्रंश घाटी, टूटी हुई घाटी समझ लीजिए आप। यह बड़ा वैज्ञानिक मसला है, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है कि पृथ्वी की सतह हिलती डुलती है, इन सब से संबंधित है। लेकिन हमारे विद्वानों ने इस बात को कैसे समझाया, जरा समझिएगा। हमारे विद्वानों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, पुराने कथानक के अनुसार, देखें यहां पर अगर मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है यहां पर अमरकंटक। पर्वत कौन सा है? मैकाल। और उसकी चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक को ही तीर्थराज कहा जाता है। याद रखिएगा, आगे हम देखते हैं इनको तीर्थराज क्यों कहा जाता है। और दूसरी तरफ यहां से निकलती हैं मां नर्मदा। मां नर्मदा के एक ओर विंध्यन की पहाड़ियां हैं। तो नर्मदा जी विंध्यन के दक्षिण से बहती हैं और फिर नर्मदा माता के दक्षिण में है सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदी है यहां पर तापी नदी। यद्यपि तापी नदी का उद्गम मैकाल अमरकंटक नहीं है, बैतूल क्षेत्र है, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें। और इसके साथ यहां पर आ जाता है अजंता। अब ध्यान रखिए, यहां पर क्या आ गया? ये हो गया विंध्यन, ये है नर्मदा नदी, ये है यहां पर सतपुड़ा और ये है तापी नदी। तापी या ताप्ती से कहते हैं। और यहीं से एक नदी वापस उल्टा इस तरह से निकलती है और इस नदी का नाम है सोन और इसकी सहायिका है जोहिला। और ये सोन नदी अल्टीमेटली जाकर मिल जाती है किससे? मिल जाती है गंगा माता से। अब आइए इनकी कहानी सुनते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कितने गंभीर वैज्ञानिक मुद्दे को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कितनी सरल भाषा में बात कही गई। कहा यह गया कि जो माता नर्मदा है ये मैकाल राजा की पुत्री हैं। मैकाल राजा के क्षेत्र में एक हिस्सा है अमरकंटक। अमरकंटक को तीर्थराज कहा गया है। तीर्थराज का मतलब है कि सारे तीर्थों को देखने के बाद या सारे तीर्थों को देखने की बजाय अगर आप अमरकंटक पहुंच जाते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, तो आपको सारे तीर्थों के बराबर जो लाभ मिलता वो आपको अमरकंटक में प्राप्त हो जाएगा। क्यों कहा गया अमरकंटक को तीर्थराज? अमरकंटक में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं।
अमरकंटक भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यहां साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर कुछ विशेष प्रकार की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, अर्थात ऐसी वनस्पतियां, ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, वे संसाधन अमरकंटक में सहज ही उपलब्ध हैं। अर्थात जो मानव के जीवन को सुखमय बनाए वही तो तीर्थ है, और जिसमें यह विशेषता अद्भुत रूप में पाई जाए वही तीर्थराज है। इसलिए अमरकंटक को तीर्थराज कहना कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है कि अमरकंटक वाले क्षेत्र में माता नर्मदा और सोनभद्र, माता नर्मदा लड़की, सोनभद्र लड़के हैं, और ये यहां पर एक साथ पले बढ़े। सोनभद्र की जो स्थिति है वह अमरकंटक के दूसरी तरफ है। ये यहां के राजा के पुत्र हैं, और माता नर्मदा मैकाल की पुत्री हैं। जब माता नर्मदा युवा हुई, पिता मैकाल को विवाह की चिंता हुई, तो पिता मैकाल ने एक शर्त रखी कि उसी युवक से, उसी राजकुमार से माता नर्मदा का विवाह किया जाएगा जो एक विशेष प्रकार के पौधे गुलाब कावली को लेकर के आएगा। अब आप ध्यान दें, शर्त क्यों रखी गई गुलाब कावली की? शर्त तो कुछ भी रखी जा सकती थी। गुलाब कावली की शर्त इसलिए रखी गई कि जो व्यक्ति गुलाब कावली लाएगा, अर्थात वह अमरकंटक की जैव विविधता से परिचित है, वह अपने आसपास के क्षेत्र से परिचित है। गुलाब कावली उस समय एक स्थानिक प्रजाति हुआ करती थी, पौधे की एक स्थानिक प्रजाति है, उसमें विशेष प्रकार का पुष्प, विशेष प्रकार का फूल निकला करता था। क्योंकि सोनभद्र इसी क्षेत्र के हैं, सोनभद्र को पता है, सोनभद्र गुलाब कावली का फूल लेकर आ जाते हैं। और जब सोनभद्र राजा मैकाल की शर्त को पूरी कर देते हैं, नर्मदा माता से इच्छा पूछी जाती है कि सोनभद्र ने यह शर्त पूरी कर दी है, क्या आप इनसे विवाह करना चाहेंगी? अब आप यहां देख सकते हैं, कहा जाता है ना कि अतीत में भारत में पितृ सत्ता के अंतर्गत लड़कियों पे अत्यधिक नियंत्रण रखा जाता था। नहीं, पितृ सत्ता ऐसी नहीं थी जो अपनी पुत्रियों पे अत्याचार करती हो। पितृ सत्ता वो थी जो अपनी पुत्रियों के हित की कामना करती थी। पितृ सत्ता वो थी जो ये चाहती थी कि उसकी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहे। विवाह जैसे मुद्दे जिन पर आज भी कई तरह के विवाद खड़े होते हैं, अतीत में भी पुत्रियों से उनकी राय ली जाती थी। राजा मैकाल राय लेते हैं, नर्मदा माता तैयार हो जाती हैं, सोनभद्र और नर्मदा माता की विवाह की तिथियां तय हो जाती हैं। तिथि में थोड़ा विलंब था, और अपने यहां परंपरा है कि विवाह तय हो जाने के बाद कुछ समय तक लड़के लड़की आपस में मिलते नहीं। इस परंपरा का उद्देश्य यही था कि विवाह के प्रति जो उत्कंठा है, विवाह के प्रति जो रोमांच है, उसे बरकरार रखा जाए। अब जब कुछ दिन तक सोनभद्र की कोई खबर नहीं आती, तो माता नर्मदा चिंतित होती हैं, और वो अपनी सहेली जोहिला को भेजती हैं कि जाकर सोनभद्र की कोई खबर लेकर के आओ। उनकी सखी जोहिला जाती तो है, पर जोहिला वापस नहीं आती हैं। अब माता नर्मदा ने जोहिला का इंतजार किया। जब जोहिला भी नहीं लौटी, तब माता नर्मदा को चिंता हुई। उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय लिया, और जब माता नर्मदा अमरकंटक को पार कर सोनभद्र के क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो वहां ये देखती हैं कि सोनभद्र और जोहिला के बीच प्रेम पनप चुका है, दोनों प्रेम में हैं। यह देखकर माता नर्मदा का हृदय टूट जाता है। माता नर्मदा आजीवन
विवाह न करने का निर्णय लेती हैं और उल्टे पैर टूटे हुए दिल को, टूटे हुए हृदय को लेकर के लौटती हैं। अब आप देखिए आधुनिक संदर्भों में दो नदियां हैं। एक नदी को सोन कहा जाता है, ये सोनभद्र है नदी, लेकिन है ये पुरुष, है ना। ये सोन नदी और नर्मदा नदी एक ही क्षेत्र से निकलती हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, क्योंकि इनकी ढाल अलग हैं। और इनकी ढाल अलग है, अर्थात इनका प्रवाह क्षेत्र अलग है, तो इनके आपस के विचार भी मिल नहीं सकते हैं। और जब विचार मिल नहीं सकते तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह करने के बजाय उल्टी दिशाओं में चले जाना दोनों के लिए ही अच्छा होता है। और यहां पर मां नर्मदा उल्टी दिशा में जाती हैं। अब मां नर्मदा का हृदय टूटा हुआ है। इस टूटे हुए हृदय का प्रतीक क्या है कि नर्मदा नदी आज भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऐसी घाटी जो दरार के सहारे एक भूभाग के नीचे जाने पर निर्मित होती है। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा समझाया जाता है। लेकिन यहां विद्वानों को पता है कि भ्रंश घाटी है, और भ्रंश घाटी की व्याख्या किससे की गई? टूटे हुए हृदय से, कि मां नर्मदा टूटे हुए हृदय को लेकर वापस लौट जाती हैं। ढाल विपरीत है, भ्रंश घाटी है, और मुख्यतः भ्रंश घाटी है तो इसलिए उल्टी दिशा में बहती हैं। इसे आज विज्ञान प्लेट टेक्टोनिक्स से समझाता है, और इसके पहले विद्वानों ने एक कथानक द्वारा समझा दिया है। क्या हमारे विद्वानों को भौतिक भूगोल का ज्ञान नहीं था? पृथ्वी पर होने वाली विवर्तनिक घटनाओं का ज्ञान नहीं था? अगर ज्ञान न होता तो इतनी सटीक और स्पष्ट रूप से कहानी के द्वारा इस व्याख्या को समझा पाना या व्याख्या को कर पाना मुमकिन नहीं होता। अब आप एक चीज और याद रखें, जोहिला सोनभद्र की या अब सोन नदी की सहायिका है। इसके अलावा अब आप मान सकते हैं कि नर्मदा की एक सखी हैं, नर्मदा की एक करीबी सखी हैं तापी नदी। और जब उन्होंने कि नर्मदा के साथ ये हुआ तो तापी नदी भी बहुत दुखी हुई, उनका भी हृदय टूटा। जब दो अच्छे मित्र होते हैं, जब दो अच्छी सखियां होती हैं, तो एक का दर्द दूसरे का दर्द होता है। आज के शायद या आज के समय में शायद ऐसे मित्र न मिलें, अतीत में ऐसे मित्र हुआ करते थे। आपके भी जीवन में ऐसे कुछ मित्र होंगे। अगर ऐसा कोई मित्र है जो तुम्हारे खुश होने पे खुश हो जाता है, तुम्हारे दुखी होने पर तुमसे ज्यादा दुखी हो जाता है, यकीन मानना ऐसे मित्रों को अपने जीवन में बचा के रखना, अन्यथा आप जीवन में कुछ भी कमा नहीं पाएंगे। धन दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन अगर एक अच्छा मित्र मिल जाए, एक अच्छा ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जो आपके मनोभावों को पढ़ता हो, यकीन मानिए आज के समय में वह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे आप जरूर बचाइए। जब यहां पर तापी ने सुना तो उनका भी हृदय टूटा, और वो भी नर्मदा के पैरेलल चुपचाप निकल गईं। यहां जो सतपुड़ा देखते हैं, सतपुड़ा को इस तरह मान सकते हैं कि दोनों ही नदियां मौन हैं। इनके बीच मौन का एक पहाड़ है, मौन का एक पर्वत है, क्योंकि जब दो दुखी दिल एक साथ चलते हैं ना, वो बात नहीं करते, वो चुपचाप अविरल समानांतर चलते रहते हैं। अब आप देखिए और अब आप इसे समझिए कि भारत के इस क्षेत्र में जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, क्या इन नदियों की उत्पत्ति को हमारे ऋषियों ने भूगर्भिक दृष्टिकोण से समझाया नहीं? बिल्कुल समझाया है, लेकिन समझाने का तरीका ऐसा रहा है जिसे जन सामान्य आसानी से समझ सके। चलते चलते आखिरी बात यहां ध्यान रखिएगा, गंगा जी में आप नहाते हैं, जितना पुण्य आपको तब मिलता है, मात्र नर्मदा नदी के दर्शन से आपको उतना पुण्य मिल जाता है। दूसरी चीज, आप कहीं से भी शिवलिंग लाएं, उनकी आपको स्थापना करनी पड़ती है, लेकिन माता नर्मदा में जो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जो शिवलिंग हैं,
उनकी स्थापना नहीं करनी पड़ती। उन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। नर्मदा माता की धारा से जो शिवलिंग मिलते हैं उन्हें आप घर में रख सकते हैं, घर में उनकी पूजा कर सकते हैं। बाकी शिवलिंगों को घर में रखने की मनाही है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि मां नर्मदा ऐसे क्षेत्र से निकलती हैं जो पठारी है, जहां पर हिमनद नहीं है। हिमनद के बावजूद यहां से एक धारा निकलती है। वह धारा यहां के लोगों के लिए जीवन दायिनी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। और यकीन मानिए, ये नदियां जहां जहां रही हैं, उन उन क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा रही हैं। ये बताइए, वे नदियां जो आपके जीवन को पालती हैं, जो आपके जीवन का आधार हैं, क्या वो मां नहीं है? क्या वो माता नहीं है? क्या हमें अपनी नदियों को बचाना नहीं चाहिए?